हेलो एवरीवन। आज हम बोर्स एटॉमिक मॉडल डिस्कस करेंगे जिसे दिया था नील्स बोर ने। आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको, थोड़ा सा बस उसको हम रिव्यू करेंगे। नील्स बोर एटॉमिक मॉडल, इसे आपने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा। बस इसी को हम आज रिव्यू करेंगे ताकि आगे हमें समझने में और आसानी होगी। तो बोर ने बताया था कि जो कोई भी एटम होता है वो एटम बीच में पॉजिटिव चार्ज्ड न्यूक्लियस होता है। उसमें किसी भी एटम में पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स कुछ निश्चित ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल, जिसमें एटम या परमाणु का जो आपने मॉडल पढ़ा होगा उसमें बताया, आप लोगों को पता होगा कि इसमें बीच में एक न्यूक्लियस होता है और ये पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं और ये जो चक्कर लगाते हैं कुछ निश्चित ऑर्बिट्स में, कक्षाओं में निश्चित ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं, कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये मॉडल दिया गया था नील्स बोर के द्वारा, आई थिंक 1913 और 15 में दिया गया था ये। तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ सिलिकन की। सिलिकन एक मटेरियल है। सिलिकन एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 14 होता है। तो 14 इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये 2 8 4। ओके, तो अगर हम इसको एटॉमिक मॉडल में ऐसे रिप्रेजेंट करें इलेक्ट्रॉन्स में, तो बीच में एक सेंट्रल न्यूक्लियस हो गया, ये नाभिक है या न्यूक्लियस है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। तो पहला जो ऑर्बिट होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, और उसके बाद जो दूसरा ऑर्बिट होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। और जो तीसरा और लास्ट ऑर्बिट होगा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4। तो यही था बोर का एटॉमिक मॉडल। इसके पहले जो एटॉमिक मॉडल दिया था वो रदरफोर्ड ने दिया था, और रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल में थोड़ा सा कुछ कमियां थी जिसको नील्स बोर ने दूर किया। और इसमें इन्होंने ये बताया कि कोई भी एटम में बीच में एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स कुछ निश्चित ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं। यही इन्होंने बस यही एक फिक्स कर दिया था कि ये जो ऑर्बिट्स हैं ये फिक्स हैं, कि या मतलब जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन है तो ये कुछ निश्चित दूरी पर है। ये नहीं कि यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं और ये इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। इसकी एक निश्चित कक्षा होगी और उसी में ही ये रिवॉल्व करेगा इस न्यूक्लियस के चारों ओर। उसके बाद ये दूसरी कक्षा, उसके बाद ये थर्ड ऑर्बिट। और साथ साथ जो न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है इसके पास वाला जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उसकी एनर्जी कम होगी, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? ये जो लास्ट ऑर्बिट है उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। ओके, और आप लोग ये भी जानते होंगे कि जो लास्ट ऑर्बिट होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन। वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन जिसे आप हिंदी में कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस से अटैच्ड हैं अभी। ओके, और आप लोग को मैंने बताया कि जो बाहरी जो सबसे लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, और इस वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इसके रिस्पेक्ट में इस वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी।
ठीक है, और सबसे ज़्यादा एनर्जी इसकी है। तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी और दे दें तो ये क्या हो सकता है कि ये अपने ऑर्बिट को छोड़कर अपना जो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से जो अभी अटैच्ड है ये इसको छोड़कर जा सकता है और अब जो जिस मटेरियल में ये होगा उसमें फ्रीली मूव कर सकता है। तो अगर इसको हम थोड़ी सी एनर्जी, पहले से ही इसके पास एनर्जी है, थोड़ी सी एनर्जी और दे दें और ये अपने एटम को या न्यूक्लियस को छोड़ दे, उससे डिटैच हो जाए, तो ये हो जाएगा अब फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन जब आपने इसको थोड़ी सी एनर्जी दी और इसने न्यूक्लियस को छोड़ दिया। तो ये अभी तक आप लोग ये नील्स बोर का जो मॉडल है इसमें आप लोगों ने ये सब चीज़ें जानते ही होंगे। तो ये एक रिव्यू था इसका। तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लियर हो गया, लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और फिर फ्री इलेक्ट्रॉन जब ये अपनी ऑर्बिट को छोड़ देते हैं, कक्षा को छोड़ देते हैं, एनर्जी जब मिलती है। एनर्जी हम कैसे भी दे सकते हैं, हीट के थ्रू दे सकते हैं या कोई सप्लाई दे सकते हैं, कैसे भी करके एनर्जी दे करके हम इसको फ्री इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं। और आप जानते हैं जहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन, जैसे कंडक्टर आपने सुना होगा, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन करंट ज़्यादा फ्लो होता है। इसके साथ साथ एक चीज़ और हम डिस्कस करेंगे यहीं पर, एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम। तो एनर्जी लेवल डायग्राम अगर हम बात करें तो एनर्जी लेवल डायग्राम रिप्रेजेंट क्या करता है, ये एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट करता है। किसके एनर्जी लेवल्स को? ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अलग अलग ऑर्बिट में, ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3, इसमें इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है एनर्जी लेवल डायग्राम। फॉर एग्जांपल ये देखिए आप, ये मैंने एक डायग्राम बनाया, इसको आप सीधा मानिएगा। मान लीजिए इस एक्सिस पर हम एनर्जी दिखा रहे हैं, एनर्जी, ओके। तो मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियस के पास वाला जो ऑर्बिट है उसके जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, ओके। तो और उसके बाद इन वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज़्यादा होगी और सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, ये लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी। तो अगर हम इसके एनर्जी को डायग्राम में दिखाएं तो कुछ ऐसे दिखा सकते हैं। ये एनर्जी मान लीजिए रिप्रेजेंट की है हमने जो ऑर्बिट नंबर 1 के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी एनर्जी हमने रिप्रेजेंट की है। और इससे ज़्यादा एनर्जी किनकी होगी, ये ऑर्बिट नंबर 2 में जो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ऑर्बिट नंबर 2 में जो रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनकी एनर्जी हमने ऐसे दिखा दी। और लास्ट ऑर्बिट या वैलेंस ऑर्बिट जो है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उसकी एनर्जी हमने दिखा दी यहाँ से, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर ये देखिए हमने इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को दिखाया है अलग अलग ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को। नंबर 1 इस वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, नंबर 2 और नंबर 3 सबसे ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी। तो ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम दिखा क्या रहा है, अलग अलग ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना ही एनर्जी लेवल डायग्राम है। क्लियर? लेकिन आप लोग जो डील करेंगे वो एनर्जी लेवल डायग्राम ना होकर के एनर्जी बैंड डायग्राम डील करते हैं। तो ये एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होता है, लेट्स सी। एनर्जी एनर्जी बैंड डायग्राम। तो ये जो अभी मैंने ये एटम लिया था, ये एक सिंगल एटम था, ठीक है। और सिंगल एटम फ्री होता है, एक ही अकेला है, इस पर किसी और दूसरे एटम का इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर हम कोई एक क्रिस्टल लें, कोई भी एक क्रिस्टल लेते हैं, मान लीजिए कोई भी मटेरियल लिया, उसमें सिलिकॉन का मान लीजिए हमने क्रिस्टल लिया, ये सिलिकॉन जो मैंने इसका एग्जांपल लिया था, इसका एक बड़ा सा क्रिस्टल लिया, तो इसमें कई सारे ऐसे छोटे छोटे एटम्स होंगे।
एक होगा, उसके बगल दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। तो ये क्या करेंगे कि मान लीजिए कि ये एक एटम है और इसके बगल जो दूसरा एटम होगा वो क्या करेगा कि ये बगल वाला एटम इसके अदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिपेल करेगा। रिपेल मतलब उस पर अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स काम करेगा। अट्रैक्शन मीन्स आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो क्या करेंगे, ये जब इस एटम के चारों ओर और कई सारे एटम्स होंगे तो वो क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे इलेक्ट्रॉन्स पर कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे, कुछ उन पर अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि इस वाले इलेक्ट्रॉन पर, मे बी कंसिडर करिए इस वाले इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन पर हो सकता है कि इसकी एनर्जी थोड़ी बहुत वेरी कर जाए, ठीक है। और इसी ऑर्बिट में ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इसकी एनर्जी भी वेरी कर सकती है, चेंज हो सकती है, क्योंकि जब बगल वाले जो एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो होगा क्या कि अब इस पर जो फोर्स लगेगा वही जरूरी नहीं है कि उतना ही फोर्स इस पर लगे। इस पर फोर्स हो सकता है कम या ज़्यादा लग सकता है, इस पर भी कम या ज़्यादा लग सकता है। तो इनका जो एनर्जी होगी और इनकी जो एनर्जी होगी उनकी फिक्स नहीं होगी। हो सकता है इनकी एनर्जी, मान लो एक एग्जांपल हम लेते हैं, 3 है तो इनकी भी एनर्जी 3 हो, ऐसा फिक्स नहीं है। हो सकता है इनकी एनर्जी 3.1 हो सकती है, ओके, या और इनकी हो सकती है 3.2 हो सकती है, कुछ ऐसा एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि इनकी इनकी मान लीजिए जो ऊपर लास्ट वाला है इनकी हो सकता है 3 हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ही ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी अब फिक्स ना हो करके अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि जो आस पड़ोस के जो एटम्स हैं वो इन सभी इलेक्ट्रॉन्स पर अलग अलग फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, जिसके कारण किसी की एनर्जी कुछ है, किसी की एनर्जी कुछ है। लेकिन देखा जाए तो इसकी 3, इसकी 3, इसकी 3.1, 3.2, मतलब फिर भी एक, अगर हम बात करें इस लास्ट ऑर्बिट में तो यहाँ पर इसकी एनर्जी 3 से किसके बीच है, 3.2 के बीच में वेरी कर रही है। मिनिमम 3 है और 3 से 3.2, ओके। तो अगर हम बात करें इसकी लास्ट ऑर्बिट की, तो हम इस डायग्राम को अगर बनाएं अगर, तो अब हमारी एनर्जी फिक्स नहीं है। जैसे पहले मैंने इसमें दिखाया था कि एक फिक्स है, मान लो यहाँ पर 3 है तो इस पर फिक्स है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एनर्जी का एक निश्चित बैंड हमें मिलता है। बैंड मतलब रेंज ऑफ एनर्जी, ओके, रेंज ऑफ एनर्जी। इसी तरीके से सबका रेंज ऑफ एनर्जी मिलेगा। तो यहाँ पर एनर्जी लेवल डायग्राम ना मिलके हमें क्या मिलता है, रेंज ऑफ एनर्जीज मिलती हैं। ये हो गया, इसमें ढेर सारे एनर्जी लेवल्स हैं। तो एनर्जी जो बैंड है, बैंड इज नथिंग बट रेंज ऑफ एनर्जी। रेंज मतलब जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया 3 से 3.2, तो यहाँ पर ये वाला जो लास्ट ऑर्बिट है इसमें 3 से 3.2 के बीच के सारी एनर्जी लेवल्स को हमने ले लिया और हमने कहा कि ये एनर्जी बैंड दिखा रहा है किसका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का, ओके। इसी तरीके से सेकंड ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट का। तो ये जो एनर्जी बैंड डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी वही चीज़ है, सेम है, बट ये जो हम बात कर रहे थे ये सिंगल एटम के केस में बात कर रहे थे। लेकिन अगर हम क्रिस्टल की बात करेंगे तो क्रिस्टल में जो एनर्जी हो सकती है वो एक रेंज में हो सकती है, एनर्जी बैंड्स हो सकते हैं, इसीलिए इसको हम एनर्जी बैंड डायग्राम कहते हैं। क्लियर? तो अब इतना सारी चीज़ें, ये जो एटॉमिक मॉडल ये सब आप लोग पढ़े भी होंगे, ये एक रिव्यू था। अब हम सीधे डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, जो हमारा टॉपिक है जिसको हमें शुरू करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो हम चर्चा करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स किसके बेसिस पर, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेस पर सॉलिड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। कंडक्टर, नंबर 2 इंसुलेटर और नंबर 3 सेमीकंडक्टर।
कंडक्टर्स में जो करंट है इजीली फ्लो हो सकती है, ये आप जानते हैं, कंडक्टर्स में करंट इजीली फ्लो हो सकती है, और हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बेस पर ही हमने इसको क्लासिफाई किया है। तो कंडक्टर्स भी होते हैं जिसमें करंट बहुत ही आसानी से फ्लो हो सकती है। तो करंट आसानी से इसलिए फ्लो होती है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही अधिक मात्रा में होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं ये हमने अभी चर्चा किया था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कंडक्टर्स में बहुत ज़्यादा होती है, जिससे इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसमें करंट आसानी से फ्लो होती है। ओके, जबकि इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होती है आसानी से, या होती ही नहीं है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो इसमें करंट फ्लो नहीं होती है, और जबकि कंडक्टर्स में करंट फ्लो होते हैं। कंडक्टर का एग्जांपल आप लोग जानते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए आयरन, आप ले लीजिए, ओके। और इंसुलेटर में आप कोई भी प्लास्टिक या रबर ले सकते हैं। तो ये एग्जांपल है इंसुलेटर के, जिसमें करंट आसानी से फ्लो नहीं होती है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। और सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, तो नाम से ही क्लियर है, सेमी, सेमी मतलब बीच का, किसके बीच का, जिसकी जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी मतलब करंट फ्लो करने की कैपेबिलिटी, वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में हो। कंडक्टिविटी lies between conductor and insulator। तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है, इसलिए इसको सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेस पर हमने सॉलिड को जो क्लासिफाई किया है, कंडक्टर जिसमें करंट आसानी से फ्लो हो सकती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है, इंसुलेटर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं इसलिए इसमें करंट आसानी से फ्लो नहीं होती है। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में होती है। और इसको दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, एनर्जी डायग्राम की वजह से, बैंड डायग्राम की मदद से भी इसको हम दिखा सकते हैं। बैंड डायग्राम जिसको अभी हमने डिस्कस किया, एनर्जी बैंड डायग्राम। तो जो हम सिर्फ दो ही बैंड्स की चर्चा करेंगे, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की। मान लीजिए ये वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड, और ये कंडक्शन बैंड जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वैलेंस बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होगा, इधर हम क्या दिखाते हैं, ये एनर्जी दिखाते हैं। तो ये वैलेंस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, और ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, वैलेंस बैंड रिप्रेजेंट करता है एनर्जी, किसकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी। कौन से इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी रिप्रेजेंट करता है ये वैलेंस बैंड। और ये बैंड मैंने क्यों बनाया है, ये रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्यों बनाया है, क्योंकि आप इसको मैंने डिस्कस किया अभी पीछे, क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी यहाँ से यहाँ के बीच में लाई कर सकती है। अब इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले भी, अभी नील्स बोर जब मॉडल पढ़ रहे थे उसमें, कि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चूँकि सबसे ज़्यादा इनकी एनर्जी होती है, तो इनको थोड़ी सी एनर्जी और दे दें तो ये अपनी ऑर्बिट को, अपनी कक्षा को छोड़ करके फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। तो और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पूरे मटेरियल में फ्रीली मूव करने के लिए सक्षम होते हैं, ठीक है। और वही कंडक्टिविटी में पार्ट भी लेते हैं, उनकी वजह से कंडक्शन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो मान लीजिए हमने उसको एनर्जी को, ये कंडक्शन बैंड, और उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो देखिए इनकी ज़्यादा हमने दिखाया हुआ है, वैलेंस बैंड से एनर्जी ज़्यादा दिखाई है कंडक्शन बैंड की। अब इसी बेसिस पर हम कंडक्टर, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। जो सेमीकंडक्टर होता है, उस सेमीकंडक्टर में ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है, ये गैप, इसको फॉरबिडन एनर्जी बैंड या इसको एनर्जी बैंड गैप भी कहते हैं। एनर्जी बैंड गैप,
एनर्जी बैंड गैप किसके किसके बीच, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी बैंड गैप सेमीकंडक्टर मटेरियल में लगभग, ये एनर्जी बैंड गैप सेमीकंडक्टर मटेरियल में लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के होता है। ये जो एनर्जी बैंड है, एनर्जी गैप है, ये सेमीकंडक्टर में कम होता है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो क्या करते हैं, अगर हम इसको थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो ये कंडक्शन बैंड में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, जबकि इंसुलेटर में यही एनर्जी बैंड गैप इंसुलेटर में बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 10 से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो इतना ज़्यादा गैप होता है, जैसे इसमें छोटा हमने दिखाया है, तो उसको आपको दिखाने के लिए आप ज़्यादा दिखा दे सकते हैं। ये वैलेंस बैंड हो गया और ये कंडक्शन बैंड हो गया, और इसके बीच का जो गैप है, इस गैप को हम क्या कहते हैं, इस गैप को कहते हैं एनर्जी बैंड गैप। ये लगभग 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये ज़्यादा गैप है, इसमें एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, तब जा करके ये फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा। तो और इतनी ज़्यादा एनर्जी देने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जो कि इसलिए इसमें कंडक्टिविटी नहीं होती है इंसुलेटर में। इंसुलेटर कुछ अलग होते हैं, इसमें कंडक्शन नहीं होता है। तो ये हो गया एनर्जी बैंड गैप, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेमीकंडक्टर में होता है और 10 से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसुलेटर में होता है। लेकिन कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में एनर्जी बैंड गैप होता ही नहीं है। इसमें जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड है, वो आपस में ओवरलैप करते हैं। मान लीजिए कंडक्शन बैंड है, तो ये आपस में ओवरलैप किए हैं। ओवरलैपिंग मतलब एक दूसरे में इनका यहाँ पर गैप बिल्कुल नहीं है। तो गैप नहीं है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे कंडक्टिविटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हम बात करें कंडक्टर की, तो कंडक्टर में ये जो बैंड गैप है वो एनर्जी बैंड गैप नहीं होता है, और इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ये दोनों ओवरलैप होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स क्या होते हैं। बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी हमने डिस्कस की है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की। तो इसको आप लोग देखिएगा, बाकी हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं, उसमें से आप लोग पढ़िए, नोट्स भी बनाइए, और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।